Hi friends, welcome to Know It Exactly. आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी केस स्टडी जहां पर मैं बात करूंगा एप्पल के कुछ स्कैंडल्स की और हम देखेंगे कैसे एप्पल ने बहुत कोशिश की उन स्कैंडल्स को छुपाने और दबाने की, पर वो नाकामयाब रहे। 7 जून 2010 एप्पल ने लॉन्च इवेंट में आईफोन 4 को प्रेजेंट किया और इसे दुनिया का सबसे पहला थिनेस्ट स्मार्टफोन बताया। इसके साथ पहली बार इसके अंदर था हाई रेजोल्यूशन रेटिना डिस्प्ले और फेस टाइम कॉलिंग फीचर, जो मोबाइल फ़ोन की दुनिया में उस टाइम रेवोल्यूशनरी फीचर्स थे। 24 जून 2010 आईफोन की सेल स्टार्ट हुई और दुनिया भर में बने आईफोन स्टोर्स के बाहर भीड़ लगने लग गई और सिर्फ 3 दिनों में एप्पल ने 1.7 मिलियन फ़ोन यानी 10,70,000 फ़ोन्स बेचे, जो अपने आप में उस वक्त के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर था। यहाँ तक कहानी में सब कुछ ठीक था, पर 1-2 दिन बाद ही एक यूज़र ने नोटिस किया कि जब भी वो अपने आईफोन को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ रहे थे तो उसमें नेटवर्क सिग्नल ड्रॉप का इशू आ रहा था। जो बेसिकली नेटवर्क सिग्नल बार है वो कम हो जा रही थी और कभी कभी कॉल ड्रॉप भी हो जा रही थी। एक यूज़र ने अपना नाम FF आर्किटेक्ट बताते हुए इस सारे इंसिडेंट को मैक रूमर नाम के एक ऑनलाइन फोरम में दुनिया के सामने रखा। इसके बाद एप्पल के स्पोक पर्सन ने कहा कि हर फ़ोन को पकड़ने पर सिग्नल में थोड़ी बहुत कमी आती है, और इसके साथ ही एप्पल के CEO स्टीव जॉब ने भी इस बात को दबाते हुए कहा कि हर फ़ोन में सेंसिटिव एरिया होते हैं और लोग आईफोन को गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि एक $200 का फ़ोन जिसकी कीमत इंडिया में 35,000 से शुरू होती थी, उसे लोग गलत तरीके से पकड़ रहे थे। उस वक्त के पैसों के हिसाब से आज अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो करीबन 1,41,000 रुपये होती है। फिर 2 जुलाई को एक कस्टमर को लिखे लेटर में एप्पल ने सिग्नल बार के प्रॉब्लम को एक छोटा सा इशू बताते हुए यूज़र को कन्विंस करने की कोशिश की, पर लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जहां पर बाकी सारे टॉप एंड फ़ोन $100 के अंदर मिल रहे थे, वहीं पर एप्पल आईफोन की कीमत $200 से शुरू हो रही थी। इसके बाद 12 जुलाई को आई एक रिपोर्ट में एक कस्टमर ने कहा कि वो एप्पल जैसा बेकार फ़ोन किसी भी कस्टमर को नहीं रेकमेंड करना चाहेंगे। इसके 4 दिन के बाद एप्पल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यहाँ पर स्टीव जॉब ने सबके सामने कबूल किया कि उनके फ़ोन में सिग्नल को लेकर दिक्कत है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैकबेरी, HTC और सैमसंग के फ़ोन्स के साथ कंपैरिजन करके ये दिखाने की कोशिश की कि इनके फ़ोन्स में भी सिग्नल ड्रॉप्स होते हैं और यह किसी फ़ोन के लिए कोई नई बात नहीं है। पर वो यहाँ पर जानते थे कि लोग इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया एक बम्पर केस के जरिए और कहा कि एप्पल स्टोर्स में जाकर कस्टमर एक $29 का बम्पर केस आईफोन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और जो लोग आईफोन के लिए पहले ही बम्पर केस ले चुके हैं वो $29 का रिफंड ले सकते हैं। इसके बाद कभी भी सिग्नल ड्रॉप का इशू नहीं आएगा। बाद में डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये बाहर निकल के आया कि एप्पल के सीनियर एंटीना एक्सपर्ट ने पहले ही ये मैनेजमेंट को बताया था कि एंटीना को लेकर आगे चलकर सिग्नल स्ट्रेंथ वाली प्रॉब्लम आने वाली है, पर मैनेजमेंट ने उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए डिजाइन को लेकर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। आईफोन का पूरा फ्रेम एक एंटीना की तरह काम करता था। आईफोन 4 का ये लेफ्ट वाला हिस्सा था, यहाँ पर एक बार डिजाइन है और इस बार वाले एरिया में 2 mm का गैप था। जब यूजर इसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ते थे तो ये पूरा हिस्सा कवर हो जाता था, जिसकी वजह से पूरे एंटीना को सिग्नल रिसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती थी। इसके ऊपर एक बम्पर केस लगाने से यूजर का हाथ इस एंटीना को कवर नहीं करता था, बल्कि वो बम्पर केस को कवर करता था और यूजर के हाथ और एंटीना के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से सिग्नल रिसेप्शन में कंटिन्यूटी रहती थी। देखा जाए तो डिजाइन वाइज ये बहुत ही छोटा सा इशू था, जिसे चाहे तो एप्पल डिजाइन स्टेज में ही सॉल्व कर सकता था, बट एप्पल के मैनेजमेंट ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी और एप्पल का नाम बहुत अच्छे से बदनाम हुआ। इस पूरे इंसिडेंट को एप्पल की हिस्ट्री में एंटीना गेट के नाम से जाना जाता है और आईफोन की हिस्ट्री में एंटीना गेट आईफोन की सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिए। आप चाहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। एप्पल की दूसरी कंट्रोवर्सी 2014 में सामने आई। 9 सितंबर 2014 को एप्पल ने आईफोन 6 लॉन्च किया और 19 सितंबर से इसकी सेल चालू हुई। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 24 सितंबर को अनबॉक्स थेरेपी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आईफोन 6 प्लस यूज़र को आईफोन के बैंडिंग का इशू आ रहा है। बेसिकली जब वो अपने फ़ोन को फ्रंट या फिर बैक पॉकेट में रखते थे तो 2-4 दिन के बाद उनका फ़ोन बैंड यानी मुड़ जा रहा था।
फिर उस वीडियो में उन्होंने एक बेंडिंग टेस्ट करके दिखाया जहां पर उन्होंने अपने दोनों अंगूठों से फ़ोन पर थोड़ा सा प्रेशर लगाकर मोड़ने की कोशिश की और फ़ोन बहुत ही ईजिली बेंड हो गया। इसके जवाब में एप्पल ने एक आर्टिकल रिलीज करते हुए ये जानकारी दी कि उनके पास अब तक इस चीज़ की सिर्फ 9 कंप्लेन आई है और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर एप्पल इस इशू को बहुत ही आसानी से दबाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उन्होंने सारे मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया और उनसे कहा कि वो इस न्यूज़ को दबा दें और इसके रिस्पांस में वो एक नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करें जिससे पता चल सके कि एप्पल की टेस्टिंग का जो लेवल है वो बहुत ही हाई है। और उन्होंने वहाँ पर अपनी टेस्टिंग के वीडियो को भी सामने रखा जहाँ पर उन्होंने आईफोन के ऊपर हुए बेंडिंग टेस्ट को दिखाया। इसके बाद इंटरनेट पूरे 2 ग्रुप में बट गया। एक तरफ ग्रुप में जो लोग थे वो इस पूरे अनबॉक्स थेरेपी के वीडियो को फेक बता रहे थे और दूसरी तरफ के लोग जो इस इश्यू को फेस कर रहे थे वो इसे सच बता रहे थे। फिर 27 सितंबर को अनबॉक्स थेरेपी ने एक और वीडियो रिलीज किया जहां पर उन्होंने स्टोर से एक नया आईफोन खरीद के पब्लिकली बेंड टेस्ट परफॉर्म करके दिखाया और बहुत हल्के से प्रेशर लगाने पर वो बेंड हो गया। एप्पल ने इस पूरे इश्यू को चुपके से फिक्स करने के लिए अपने करंट प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा इपॉक्सी बॉन्ड को यूज़ किया जिससे आईफोन 6 की स्ट्रेंथ बढ़ जाए और फिर उन्होंने आगे चलकर अपने चैसिस डिज़ाइन में एल्यूमिनियम 7000 सीरीज़ को यूज़ करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इस इशू को फिक्स किया। एप्पल की बैंडिंग टेस्ट और रियल लाइफ प्रॉब्लम में डिफरेंस ये था कि एप्पल इंजीनियर्स प्रेशर फ़ोन के सेंटर में अप्लाई कर रहे थे पर रियल लाइफ में फ़ोन वॉल्यूम बटन के पास से बेंड हो रहा था। फिर 2018 में जब एप्पल अपने डिस्प्ले और अपनी बैटरी के लिए यूएस में कोर्ट केस फेस कर रहा था तब ये बात सामने आई कि एप्पल को इस बात का पता था कि आईफोन 6 3.3 टाइम्स और आईफोन 6 प्लस 7.2 टाइम्स आईफोन 5 से ज़्यादा कमज़ोर है और फिर भी उन्होंने इस कमज़ोर डिज़ाइन वाले फ़ोन को मार्केट में लॉन्च होने दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी को एप्पल की हिस्ट्री में बैंडगेट के नाम से जाना जाता है और ये एप्पल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक है। एप्पल की अगली बड़ी कंट्रोवर्सी है जो जानी जाती है बैटरी गेट के नाम से। 2016 के शुरुआती दिनों में आईफोन यूजर्स ने कुछ रिलायबिलिटी इशू नोटिस किए जैसे फ़ोन का अचानक से शटडाउन यानी बंद हो जाना। 2016 के एंड तक आते आते आईफोन यूजर्स ने नोटिस किया कि रिसेंट iOS अपडेट के बाद उनका फ़ोन कई बार अचानक से बंद हो जा रहा था। अक्सर जब बैटरी का लेवल 30% के पास पहुंच जाता था तब फ़ोन शटडाउन हो जाता था। इसके रिस्पॉन्स में एप्पल ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये एक बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है जबकि असल ज़िंदगी में यूजर्स बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इससे लगभग हर एक आईफोन यूजर परेशान था पर इनमें ज़्यादातर लोग वो थे जिन्होंने आईफोन 6 या उससे पहले के मॉडल वाले आईफोन खरीदे थे। इसके बाद 2017 के शुरुआत में एप्पल ने आईफोन के iOS के लिए 10.2.1 अपडेट रिलीज किया जिसने पावर डिलीवरी मैकेनिज्म में चेंजेस किए जिसकी वजह से बहुत सारे आईफोन में स्लो डाउन का प्रॉब्लम आने लग गया। बेसिकली आईफोन स्लो हो गए। फिर 2017 के आखिरी दिनों में एप्पल ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके ये बताया कि नए अपडेट के जरिए आईफोन को थोड़ा सा स्लो किया गया है ताकि वो पुराने आईफोन में बैटरी को सेव करके शटडाउन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और यूजर को बैटरी जल्दी ना चेंज करवानी पड़े। इसके बाद लोगों में आईफोन को लेकर डिससेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके बाद आईफोन के ऊपर यूएस और यूके में बहुत सारे लॉसूट फाइल हुए क्योंकि 2017 में बहुत सारे यूजर आईफोन 6 और 7 सीरीज की बैटरी पहले ही चेंज करा चुके थे पर अब बैटरी चेंज होने के बाद भी उनके फ़ोन स्लो डाउन हो रहे थे। इसके बाद एप्पल ने अपनी बची खुची इमेज को बचाने के लिए और मैटर को क्लोज करने के लिए उन्होंने iOS 11.3 का अपडेट रिलीज किया जिसने बैटरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाई और प्रोसेसर यूजर्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। फिर एप्पल ने अपने कस्टमर को ऑफर किया $50 का रिम्बर्समेंट बैटरी के लिए जिन लोगों ने आईफोन 6 या उससे पहले के मॉडल के लिए 2017 में बैटरी को रिप्लेस कराया था। इस पूरे मैटर को सेटल करने के लिए एप्पल ने यहाँ पर खर्च किए $500 मिलियन जो गए कस्टमर की जेब में। इसके अलावा 113 मिलियन अलग से स्टेट गवर्नमेंट को पे करने पड़े अपने ऊपर फाइल हुए लॉसूट को डिसमिस करवाने के लिए। एप्पल ने अपने कस्टमर के साथ ऐसा किया। इस चीज को बिजनेस की लैंग्वेज में प्लान्ड ऑब्सोलेंस कहा जाता है जहां पर वेल प्लान तरीके से पुराने प्रोडक्ट को मार्केट से हटा दिया जाता है ताकि न्यू प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जा सके। एप्पल ने अपने पुराने डिवाइस को यहाँ पर स्लो किया था ताकि उसके नए फ़ोन की सेल्स को ऊपर लेके जाया जा सके बट इसके अगेंस्ट उन्हीं के ऊपर लॉसूट फाइल हुए और उनकी इमेज को काफ़ी नुकसान हुआ। सो ये थे एप्पल की हिस्ट्री में 3 सबसे बड़े स्कैंडल जिन्हें गेट के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला था एंटीना गेट,
दूसरा था बैंड गेट और तीसरा था बैटरी गेट। अब इसके अलावा भी एप्पल की हिस्ट्री में कुछ और स्कैंडल हुए हैं, बट वो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो मैं उन्हें दूसरे वीडियोस में कवर करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और एप्पल के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह के डिटेल वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।